नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 24 सितंबर को लेह में उपजी हिंसा क्या एकदम थी, या कहीं ना कहीं जो लद्दाख के लोगों की एस्पिरेशंस थी वो एड्रेस नहीं हो पाई, और कहीं ना कहीं उसको एक रूप बन पाया और हिंसा हिंसक वो हो गई। और क्या लगातार केंद्र की तरफ से ये माना जा रहा है कि जो वायदे किए गए थे, खासकर स्टेटहुड और 6 शेड्यूल में शामिल करने को लेकर, उसने ये रूप इख्तियार किया। और उसके संदर्भ में अगर सोनू वांगचुक की अगर बात करें, जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनको कल एनएसए की तरफ गिरफ्तार किया गया है और कई आरोप उन पर लगाए गए हैं। कुल मिलाकर लद्दाख की सिचुएशन क्या डिपिक्ट करती हुई नजर आई है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट रविंदर शर्मा जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। रविंदर जी, जो तस्वीर इस वक्त लद्दाख से निकल के आ रही है, क्योंकि जब से 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनी। लद्दाख की अगर बात करें, जो उनकी डिमांड्स लगातार स्टेटहुड और उसके बाद 6 शेड्यूल में शामिल होने की बात की जा रही है, किस नज़रिए से इस वारदात या वाक्य को देखते हैं आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लद्दाख एक पीसफुल और पुरअमन हमारा क्षेत्र है, और जो बॉर्डर पे है और चाइना के मिसचीफ और मिस एडवेंचर्स का मुकाबला करता रहा है, हमेशा देशभक्त लोग, उनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। और हमें बहुत दुख लगा कि इस तरह की स्थिति वहाँ उत्पन्न हुई है। पिछले 5 साल से हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह का पीसफुल संघर्ष वो कर रहे हैं। और सोनम वांगचुक जी एक नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत 8 यूनिवर्सिटीज़ के उनके पास डिग्रीज हैं, और देश भर में और दुनिया में उनका नाम है। वो इसको लीड कर रहे थे, और बुनियादी तौर पे तो वो समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के। जो उनके बयानात या जो आज तक वो रहा, वो तो बीजेपी के समर्थक रहे, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल रहे हों, लेकिन टोटल जो है वो समर्थक बीजेपी के थे। मैं दिल्ली में था और मैंने देखा कि वहाँ जेके गेस्ट हाउस का गेट लॉक है, और अंदर कुछ लोग लद्दाख के जो हैं वो बेचारे अनशन पे वहाँ लेटे हैं। पद यात्रा करके दिल्ली पहुंचे, ये कुछ महीने पहले की बात है। जंतर मंतर तक भी इनको जाने नहीं दिया। बाहर से कैमरामैन आपके जर्नलिस्ट आते थे, और मैंने भी देखा कि इस देश के अंदर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को इस सत्याग्रह से भगा दिया। आज अपनी सरकार, अपने शासक और अपने लोगों को जंतर मंतर तक जाने का, धरना लगाने का इजाज़त नहीं हो सकती। वो पीसफुल तरीके से अपनी बात कहने के लिए वहाँ 150 लोग पहुँचे थे। मैं उसी दिन समझा, और जो हालत उत्पन्न हुई है उसकी बीजेपी की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ की लोकल ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की टोटल फेलियर है, मिस हैंडलिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। और बीजेपी और केंद्र सरकार ने उनको थकाने का प्रयास किया। 5 साल में डायलॉग होता रहा, हम सुनते रहे, और डायलॉग सिर्फ ये है कि डायलॉग कर करके मीनिंगफुल डायलॉग क्या किसको कहते हैं। वो क्या मांगते हैं? वो अपने यूनिक कल्चर को, रिसोर्सेज को, अपनी पहचान को जो है वो बचाना चाहते हैं। एक 6 शेड्यूल, उसका मतलब ये है कि वहाँ जो है बाहर के लोग, जो उस तरह की उनके खूबसूरत पहाड़ हैं, जो भी है, जिस फ्रंट पे वो है कोल्ड जोन में, तो वो उसकी आइडेंटिटी को, अपने कल्चर को, अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहते हैं। दूसरा जो है वो उनका था कि हमारे पास नुमाइंदगी स्टेट लेजिस्लेचर हो, स्टेटहुड का दर्जा उन्होंने मांगते थे। तो मुझे बताइए कि इसमें कौन सी बात देशद्रोही है, देश के विरुद्ध है, या संविधान के विरुद्ध है? और अगर वो लोग, जो देशभक्त लोग वहाँ उतने पहाड़ पे कोल्ड डेजर्ट में बैठे हैं, उनको आप ये चीज़ें, पहचान, अधिकार और ये दे दें, तो क्या बुराई थी, क्या उसमें नुकसान था? हमारे नेता, जब राहुल गांधी और खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को 17 जुलाई को, शायद हम दिल्ली जाने वाले थे, दिल्ली चलो काल में, तो उन्होंने उनको याद दिलाया कि आप जम्मू कश्मीर के साथ आपने स्टेटहुड का वादा कितनी बार किया, पार्लियामेंट किया, सुप्रीम कोर्ट किया, और जनसभाओं में किया, तो आप क्यों नहीं देते? और लद्दाख को 6 शेड्यूल कम से कम वो क्यों नहीं देते? और बाकी बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने थकाने का प्रयास किया, फ्रस्ट्रेट करने का प्रयास किया। और उन्होंने कहा कि 5 साल से रोजगार, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं। अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा वो फूटा। अब उसका बहाना उस सोनम वांगचुक पे इसको बनाओ, किसी और को जो है वो मुलजम बनाओ, लेकिन यह है कि कुल मिलाकर के आपकी नीतियाँ, आपकी फेलियर, और उसकी वजह से हिंसा हुई। आपको पता क्यों नहीं लगा कि गुस्सा हो रहा है, हिंसक हालात हो सकते हैं? और वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल है।
केंद्र सरकार फेल है, भारतीय जनता पार्टी फेल है। लोगों को गुस्सा था, उन्होंने बीजेपी का दफ्तर चलाया। अब कांग्रेस का वो तो काउंसिलर ने चैलेंज किया है और सोनम वांगचुक जी ने गिरफ्तारी से पहले कहा कांग्रेस पार्टी के तो अपेक्स जो बॉडी थी उससे भी बाहर कर दिया था कि ये हम नॉन पॉलिटिकल रखना चाहते हैं। ये उन्होंने खुद कहा, क्योंकि हमारा राब्ता तो वहाँ कम है। लेकिन उनके इंटरव्यूज और उनके बयान से उन्होंने कहा, दूसरा वो जिसका ये इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं बीजेपी IT सेल ने, अमित मालवीय और उन्होंने बड़ा, क्योंकि ये इनका तरीका कार रहा है कि किसी को इल्ज़ाम लगा दो, किसी को पाकिस्तानी कह दो, किसी को देशद्रोही कह दो। उन्होंने कहा वो तो था ही नहीं, वो है ही नहीं। उन्होंने कहा कि इज नॉट दैट पर्सन जो काउंसलर ऑफ कांग्रेस का नाम लेते हैं। और दूसरे काउंसलर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 लोग वो सीरियस हो गए अनशन पे, 35 दिन का अनशन चल रहा था। आप नालायक हैं, ना अहल हैं कि आप इसको भांप नहीं पाए कि स्थिति जो है इस तरह पहुंची। और 4 लोगों को आपने गोली मार दी, 90 लोग जख्मी कर दिए। यह है लद्दाख के देशभक्त लोगों के लिए तोहफा भारतीय जनता पार्टी का। बड़ा अफसोस है हमें, हम उनके साथ खड़े हैं, पुरअमन सत्याग्रह के लिए साथ खड़े हैं। हिंसा के हम समर्थन नहीं करते जिन्होंने भी किया, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में उन चीज़ों का हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ऐसी स्थिति वहाँ एक्सप्लोसिव स्थिति उत्पन्न होना देश हित के लिए भी नहीं है। चाइना मुंह खोल करके बैठा है और हमने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। ये वो चिट्ठी है जो रिजवान जोरा साहब हमारे वहाँ के सदर हैं जम्मू लद्दाख के, जो यहाँ CLP लीडर भी रहे, मंत्री रहे नवाब जोरा, इन्होंने गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिख करके आज जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, इसकी जांच करवाई जाए, कौन लोग जिम्मेदार हैं। और हम चैलेंज करते हैं, दिस इज फेलियर ऑफ BJP, सेंट्रल गवर्नमेंट, UT एडमिनिस्ट्रेशन। रविंद्र जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, कल सोनम वांगचुक पर NSA के तहत उसको अरेस्ट किया गया और ये कहा जा रहा है कि जो उनके पिछले भाषण लगातार सिलसिला तरीक़ेदार थे, अरब स्प्रिंग का जिक्र किया उन्होंने, नेपाल में Gen Z का प्रोटेस्ट, बांग्लादेश, इस तरह के उनकी भड़काऊ भाषण। उन्होंने कहा था कि युवाओं को मास्क पहन के, हुडीज पहन के प्रोटेस्ट करना। तो कहीं ना कहीं क्या वो सत्यता कितनी उसमें आती है? देखिए, बात यह है कि जब आप किसी चीज़ को इग्नोर करते आएंगे कई सालों तक, उनका सब्र का बांध टूट गया। और इस तरह से तो यही काम तो दमन की नीति है। अगर वो ये कह रहे थे, प्यार कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हिंसा करवा दे। लेकिन यकीनन जो लोग अनशन पे बैठे हैं, कल एक महिला वहाँ जो अनशन पे वो रो रही थी कि बीजेपी जिसको हमने जिताया उसका कोई काउंसलर तक यहाँ नहीं आया धरने पे। धरना तो लद्दाख के लोगों का है, वो किसी पार्टी का नहीं। आप सहानुभूति प्रकट करने के लिए नहीं गए, सिर्फ वोट मांगते हैं। आज उसको चाइना का एजेंट बनाएंगे, पाकिस्तान का बनाएंगे, बांग्लादेश का बनाएंगे। परसों तक क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं? सोनम वांगचुक अगर इतना खतरनाक आदमी था तो 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले आपके पास सबूत थे, अब सारे सबूत आ गए। क्यों ही वॉज नॉट अरेस्टेड? क्यों उसको जो है वो नहीं लिया गया? और आपने आर्म ट्विस्टिंग मेथड जो है वो सारा इस्तेमाल करके उसकी NGO, उसकी ज़मीन को जो है वो करना चाहा कि ये किसी तरीके से मान जाए, दब जाए। वो नहीं दबा तो आपने अंदर छोड़ दिया, वो भी NSA में। इससे बड़ी दुर्भाग्य, ये देश जो है इसमें बहुत अत्याचार हुए, लेकिन भारतीय एक लिमिट तक अत्याचार सहन करते हैं। वो जनरल डायर भी रहा, यहाँ बड़े लोगों ने बड़े तजर्बे किए, लेकिन आखिर ये चीज़ें ठीक नहीं। वो अपने लोग हैं, उससे बात करिए, क्या मांग रहे हैं? उन्होंने देश से मांगना है, देशभक्त लोग हैं। आप क्यों नहीं स्टेट दे पा सकते? उसमें क्या परेशानी है? UT उनकी मांग थी, आपने दिया, उन्होंने खुशी मनाई, लेकिन UT के अंदर वो अपने अधिकार, अपने जल जंगल ज़मीन को बचाना चाहते हैं, अपनी कल्चर पहचान को बचाना चाहते हैं। आप देखते हैं उनका कल्चर बिल्कुल भिन्न है और ये हमारे मुख्तलिफ फूलों में से एक फूल है, गुलदस्ता है हिंदुस्तान। हमें दुख लगता है कि आप दमन करते हैं और फिर NSA के साथ उसको ठोक देंगे। आपके पास एकाएक सबूत भी आ गए। अगर इस तरह से भाषणों से आग लग जाए तो फिर तो हर आदमी, फिर हम भी बोलते हैं, आप तो चाहते थे कोई ना बोले, हम भी कहते हैं कि जब लोग नेपाल देखते हैं और जगह देखते हैं तो यकीनन वो सोचते हैं कि जब सरकार सुनती नहीं तो वो वायलेंस की तरफ जाते हैं। वो गलत है, हम उसको समर्थन नहीं करते। हम तो महात्मा गांधी की पार्टी है जिसको दुनिया इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। और उनके देश में अगर उनके हथियार सत्याग्रह से, पुरअमन और शांतिपूर्ण तरीके से मसले हल नहीं होंगे तो उनको लगता है कि ये देश गांधी के रास्ते से कहीं और जा रहा है।
रविंद्र जी, एक चीज़ ये भी है कि लगातार भाजपा के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि जो वायलेंस 24 सितंबर को लेह में हुई है, इट्स ए लार्जर पार्ट ऑफ टूल किट बाय नेशनल पार्टी, इशारा कांग्रेस पे। इशारा नहीं, उन्होंने शरेआम इल्जाम लगाया है। मैं आपको कहता हूँ इशारा क्या, आप खुल के पूछिए। ये फोटो उन्होंने जो है सर्कुलेट किए बिल्कुल। और सोनम वांगचुक ने कहा कि ही नॉट कांग्रेस काउंसलर, क्योंकि इनको अब इल्जाम तो बहाने बनाने थे। और नेशनल पार्टी कांग्रेस का तो वहाँ काउंसलर भी एक दो ही है, सारी बीजेपी वहाँ है, सब एमपी बीजेपी का, सारे कुछ बीजेपी का इतना प्रभाव। कांग्रेस का एक आदमी या दो आदमी पूरे लद्दाख को आग लगाने के लिए चला गया, फिर इसका मतलब कांग्रेस बहुत पावरफुल है। आप कांग्रेस से डरते हैं कि हर चीज कांग्रेस करवा रही है। शुक्र है नेहरू का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, एक काउंसलर का नाम लिया। उसने कहा सबूत करवाइए, जुडिशियल इंक्वायरी मांग की है, फोरेंसिक टेस्ट करवाइए, चैलेंज किया हमने। और झूठ की माफी मांगनी चाहिए अमित मालवीय और बीजेपी। और संबित पात्रा को भी उन्होंने कहा कि उसको माफी मांगनी चाहिए, ही शुड अपोलोजाइज, क्योंकि झूठ बोला है संबित पात्रा ने जो है वो टीवी पे, कांग्रेस पे झूठा इल्जाम लगाया है। और उसने कहा है कि मैं लीगल जो है वो चुनौती दूंगा इन लोगों के खिलाफ। लेकिन ये अपने तरीके से गुमराह करने का प्रयास करते हैं और कांग्रेस का कोई रोल नहीं उसमें। जो आदमी चेयरमैन है, जो आदमी वाइस चेयरमैन है, तो साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इसलिए इन ये डाइवर्शनरी और डिस्ट्रैक्शनरी टैक्टिक्स है बीजेपी कि जब कोई मसला भड़क जाए तो कोई पाकिस्तान का मुद्दा आ जाता है, कोई दूसरा आ जाता है, देश का नैरेटिव सोच उधर बदल देते हैं। अब उन्होंने कहा कि पूरे देश ने देखा, बीजेपी का कार्यालय जलाने से पहले उन्होंने महात्मा अम्बेडकर जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा को बाहर निकाला, राष्ट्रीय ध्वज को अलग किया। इसलिए उनका गुस्सा किसके खिलाफ क्यों है? आप केंद्र में भी हैं, वहां भी हैं, जवाब इसका दीजिए ना। क्यों लोग भड़के? क्यों अगर कांग्रेस या किसी का आप इल्जाम लगाते हैं, उसके कहने पे सारी दुनिया चल पड़ी, आपका दफ्तर जलाया? झूठे हैं, फ्रॉड हैं, धोखा करते हैं, झूठे वादे करते हैं। वही झूठा वादा जम्मू कश्मीर के साथ किया, 6 साल से ऊपर हो गए। हम संघर्ष लड़ रहे हैं, इस संघर्ष को तेज करेंगे और हम लद्दाख के पीसफुल लोगों के साथ, उनकी पीसफुल स्ट्रगल के साथ, कांग्रेस पार्टी पूरी सॉलिडेरिटी और समर्थक के साथ है। 4 लोग जिनको शहीद किया गया है, कि जांच होनी चाहिए कौन कल्प्रिट है। और कहा गया कल वो लेडी जो अपेक्स बॉडी की थी, उन्होंने कहा छाती पे और वहाँ पे गोलियां चलाई गई। और इसका मतलब उनके साथ बेइंसाफी मत करिए, इंसाफ होना चाहिए। मैंने बार बार कहा, हमारी पार्टी ने कहा, हम हिंसा के साथ नहीं है, हिंसा का रास्ता हमारा रास्ता नहीं। लेकिन अगर हिंसा होती है, उसमें फेलियर किसका है? और उसके बाद आपने हैंडल कैसे किया? गोलियां मार करके। और फिर उसके बाद आप सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल में भेजेंगे, जो बड़े बड़े मिलिटेंट और टेररिस्ट हैं, जिनके खिलाफ कई चीज़ें हैं, वो तो आपके बीजेपी के पार्टी में नजर आते हैं आजकल। उनको सुरक्षा है। पिछले दिनों मीडिया के माध्यम से खबरें आती थी कि कुछ लोग जो है सरेंडर मिलिटेंट, लश्कर तोयबा का कमांडर जो है वो आपकी पार्टी का बहुत बड़ा खास नेता था, तालिब शाह, वो और इसी तरह से और लोग। तो एक पीसफुल एनवायरमेंटलिस्ट को आप जोधपुर के गर्म जेलों में आप रखोगे, तो ये देश देख रहा है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा देश, और इसकी जिम्मेवारी भाजपा और मोदी सरकार की। रविंद्र जी, आपने अपने कीमती समय निकाला और लद्दाख में उत्पन्न जो सिचुएशन हुई है उस पर आपने इंसाइट दिए, कांग्रेस पार्टी का आपने स्टैंड यहाँ पर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।